हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चन कर रहे थे वही सीरीज़ कर रहे हैं। और ये एचटेट एग्ज़ाम के लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और ये आपके तीनों लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिंदी पेडागोजी तीनों ही पार्ट में पूछी जाने वाली है, जो 15 नंबर का पोर्शन आपका कवर करेगी। और मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन टैकल करना सीखें, क्योंकि पेडागोजी में जो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम बनती है, क्वेश्चन को समझने में ही प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ वो टॉपिक कर लेते हैं पेडागोजी के, पर क्वेश्चन समझने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये क्वेश्चन की हेल्प से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आएगा। और ये आपका प्रैक्टिस सेशन ही समझ लीजिए, आपका बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे से टॉपिक में कवर करवा रही हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, सो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? जो आपकी एनईपी 2020 है उसके बारे में बात हो रही है ये। तो एनईपी 2020 के अंदर आपने समझा था कि हम लोग सबसे ज़्यादा मेन फोकस मदर टंग पे करते हैं। और एनईपी 2020 को भी आप कंप्लीट पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये न्यू पॉलिसी आई थी और इस पॉलिसी के अंदर पूछे जाने वाले सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है। ये किस चीज़ की अनुशंसा करती है? अनुशंसा का मतलब है फेवर करती है। मतलब एनईपी 2020 जो है हमारी किस चीज़ की अनुशंसा करती है? अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं और मातृभाषा और संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू। तो मीन्स यहाँ पर देखो अंग्रेज़ी और विदेशी भाषाएं भी आ गई और मातृभाषा भी। अब यहाँ पर हमारे जो अदर स्टेट्स की लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में दिया हुआ है और उर्दू भी दी हुई है, पर हमारी मातृभाषा इसके अंदर नहीं है। तो ये ऑप्शन तो कट ही जाता है, क्योंकि मातृभाषा के बारे में एनईपी बात करती है ना, इसलिए ये तो कट ही जाता है। अब इस ऑप्शन में मातृभाषा है, इसलिए हम इसको एक बार रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं, संस्कृत और विदेशी भाषाएं और शास्त्रीय भाषाएं। अब यहाँ पर मातृभाषा भी और दूसरी भारतीय भाषाएं, मतलब भारत की ही अलग स्टेट की भाषाएं, और संस्कृत भी है जो हमारी ही कल्चरल लैंग्वेज है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है। शास्त्रीय भाषा, विदेशी भाषाएं। तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी मातृभाषा आ गया। अब इसमें हम बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे, घर की भाषा, मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा। अब इस ऑप्शन के अंदर आपके ऊपर वाले दोनों ऑप्शन इंक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि देखो बी ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट गया था, क्योंकि उसके अंदर मातृभाषा नहीं थी। अब इस ऑप्शन के अंदर ऊपर वाले दोनों ऑप्शन की भाषाएं आ रही हैं, घर की भाषा जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, और दूसरी भारतीय भाषाएं मतलब हमारे अदर स्टेट में बोली जाने वाली भाषा, और विदेशी भाषाएं मतलब जो विदेशों की भाषाएं जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, ये सभी भाषाएं, और शास्त्रीय भाषाएं जो हमारे शास्त्रों की भाषा है, संस्कृत। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, और इसी के साथ हम जाएंगे। एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इसी तरीके से फोकस करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा आंसर प्रेफर करता है, क्योंकि यहाँ पेडागोजी के अंदर कंफ्यूजिंग चीज़ यही दी जाती है एग्जामिनर के द्वारा। एग्जामिनर कंफ्यूज करता है सभी ऑप्शंस के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्य सामग्री की प्रमाणिकता क्या है? प्रमाणिकता मतलब होता है ऑथेंटिकेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखना। देखो ये तो भाषा का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर तो इंग्लिश वर्जन नहीं मिलेगा। जब पेडागोजी आप कर रहे होते तो इंग्लिश जरूर देखना। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री। जो पाठ्य पुस्तक के राइटर्स हैं उन्होंने जो भी पाठ्य सामग्री बनाई है वो उसकी प्रमाणिकता है। नेक्स्ट है आपका, किसी संदर्भ में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग। अब किसी भी संदर्भ में वहाँ पर प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया हो, ये उसकी ऑथेंटिकेशन है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री, मतलब उस पाठ्य सामग्री में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे हरियाणा की कोई भी बुक है जो हरियाणा के स्कूलों में यूज़ की जाती है, उन पाठ्य पुस्तकों में हरियाणा की प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया हो। नेक्स्ट है आपकी, अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री। अब किसी ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया, भाई ये वाली यूज़ करनी है किताबें, इसके अंदर ये है वो है,
नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य सामग्री, जो भी पाठ्य पुस्तक है उसकी समूची पाठ्य सामग्री अगर है तो क्या ये ऑथेंटिकेशन है। तो पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य सामग्री और उसका वृतांत, ये तो देखो दिया ही होता है। अब इसमें कोई भी राइटर जो लिखेगा उसने तो अपने सारा सामग्री डालनी ही है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ भी ऑथेंटिकेशन वाला दिखता नहीं है हमें। अधिकारी ने अगर कह दिया, अब ये तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है ना। अब सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हमारा कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन बी ऑप्शन बचता है। किसी संदर्भ में, मतलब किसी भी संदर्भ में जहाँ जिस भी एरिया की वो बुक्स हैं उस एरिया की प्राकृतिक भाषा और उपजी पाठ्य सामग्री अगर उसके अंदर दी है तो ये उसकी ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है। कौन सी गतिविधि का मतलब होता है एक्टिविटी। क्लासरूम के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ टीचर्स करते हैं, करवाते हैं, उन एक्टिविटीज़ के बारे में है ये कि पोर्टफोलियो का आकलन किससे संबंधित है। अब पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो होता है जो बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट बनाते हैं ना टीचर्स, उनमें से ही एक रिपोर्ट होती है पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो के अंदर है ना बच्चे के हर एक लेवल का, मतलब स्टार्टिंग से लेके जब से उस स्कूल के, मतलब किसी भी स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है तो उस स्कूल के अंदर जब से वो आया हुआ है उसका सारा डाटा एक टीचर मेंटेन करता है, उसका पोर्टफोलियो बनाता है, उसकी गुड हैबिट्स भी, उसकी बैड हैबिट्स भी, और उसकी क्लासरूम के अंदर हुई फाइट्स भी, उसकी स्टडी रिलेटेड भी, मतलब उसकी ओवरऑल रिपोर्ट तैयार करता है, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब देखो उसकी हर लेवल की है ये, ठीक है। इवन कुछ टीचर्स तो ऐसे भी करते हैं कि पिछले स्कूल में जहाँ से बच्चा आया है उस टीचर से भी बात करके उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस टीचर होते हैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर, और नेचुरली अपने स्कूल का रिकॉर्ड तो रखते ही हैं, ठीक है, अगर उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है तो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो ये होता है। पोर्टफोलियो का आकलन, इनमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना है कौन सा सही है। फर्स्ट है हमारा अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं। प्रत्येक चरण मतलब हर एक क्लास के बारे में टिप्पणी, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका अध्यापक शिक्षार्थी के प्रत्येक कार्य मतलब उसका जो काम, मतलब सिर्फ उसका काम, जो भी काम वो करता है उसका रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे हर गतिविधि के लिए उसे अंक दिए जा सकें। ऐसा तो देखो मैंने नहीं बताया जिसमें मार्क्स दिए जा सके, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। वो जर्नली बच्चे की रिपोर्ट तैयार की जाती है, बच्चे का सारा कुछ मतलब डाटा उसका कवर करना चाहिए, जिसमें उसका बिहेवियर भी समझ में आ सके और उसका डेली रूटीन में क्लासरूम के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें उसकी मेंटेन की जाती है, वो सारा रिकॉर्ड उसके अंदर होता है, बट उसको मार्क्स देने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए हमारा बी ऑप्शन कट गया है। तो सी ऑप्शन है आपका अध्यापक अभिभावकों मतलब पेरेंट्स को पृष्ठ पोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। रिपोर्ट कार्ड से रिलेटेड तो कुछ डाटा उसके अंदर होता ही नहीं है, मतलब रिपोर्ट कार्ड में डाटा कलेक्ट करने के लिए, डाटा देने के लिए उसको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। कक्षा में शिक्षार्थी के द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। अब जो क्लासरूम के अंदर बच्चा जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो सारी एक्टिविटीज़ रखना। अब देखो आपका डी ऑप्शन सही लग रहा है, पर देखो डी से ज़्यादा सही आपका कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ए ऑप्शन, जिसके अंदर आपको ये दिया गया कि उसका रिकॉर्ड तो सारे ही रखा जाता है जो कक्षा के अंदर है, पर कक्षा के साथ साथ वो उसकी स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज़, अगर वो हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल की भी एक्टिविटीज़ वो रखी जाएंगी, चरण मतलब हर एक क्लास। अब ये डी ऑप्शन में नहीं था प्रत्येक क्लास वाला, इसलिए हमारा ए ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस तरीके से आपको पेडागोजी में सारे ऑप्शन को देखना है। अब नेक्स्ट है आपका एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें और अनुच्छेद में आए हुए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला? वैसे ही लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे उन्होंने उस स्टैंजा को पढ़ा है। अनुच्छेद का मतलब होता है कोई भी पैराग्राफ स्टैंजा वो पढ़कर बता रही हैं, उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं?
मतलब कि जैसे यहाँ पर सपोज़ मैंने आपको अभी पोर्टफोलियो ही समझाया है, अब पोर्टफोलियो को आप अपनी राइटिंग में लिखेंगे या फिर अपने किसी फ्रेंड को बताएंगे कि भाई ये पोर्टफोलियो ये होता है, तो आप एज इट इज़ तो वर्डिंग नहीं बोलेंगे ना, आप अपनी शब्दों में बोलेंगे। तो ये वो टीचर बोल रहा है और ऐसा ही हमें क्लासरूम के अंदर करना चाहिए। कभी भी बच्चों के ऊपर रिजिड वही सेम वर्ड्स को हमें फोर्स नहीं करना चाहिए बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए। जब भी टीचर्स आंसर राइटिंग करवाते हैं तो बुक का एज इट इज़ कॉपी करवाते हैं, बट ऐसा नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इससे फिर बच्चे की क्रिएटिविटी दबती जाती है। तो हमारा आंसर देख लेते हैं हम। ऐसे अगर टीचर राइट करने को कहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना अनुच्छेद श्रुतलेख, अनुच्छेद का श्रुतलेख किया उसने, या फिर पारस्परिक श्रुतलेख। अब पारस्परिक का मतलब होता है जो आपने पढ़ा है उसको रिलेट करके उसका श्रुतलेख कर रहा है। अब वाक्य द्वारा श्रुतलेख कर रहा है, व्याकरण का अनुवाद श्रुतलेख कर रहा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है अनुच्छेद श्रुतलेख, मतलब उसने अनुच्छेद को सुना और फिर वो अपनी भाषा में उसको लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक अनुच्छेद में हर पंक्ति के छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं? अब देखो एक स्टेंजा दिया होगा और उसके अंदर बहुत सारे आपको फिल इन द ब्लैंक दिए होंगे, तो उस स्टेंजा को आप क्या कहते हैं? ये किस टाइप का प्रशिक्षण है, किस टाइप का टेस्ट किया जा रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, क्या ये ऑप्शन सही है? या फिर बी ऑप्शन क्या है आपका, व्याकरण के रिक्त कार्य, या फिर क्लॉज प्रशिक्षण, या फिर अनुच्छेद को पूरा करना? अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लेना, जो मैं भूल गई हूँ स्टार मार्क कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे ही ऑप्शन सही लग रहे होंगे बट आपका आंसर क्लॉज प्रशिक्षण है, क्लॉज टेस्ट। ये इंग्लिश का टॉपिक है और इंग्लिश का ही क्वेश्चन बनता है, और देखो आपको हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है, हिंदी पेडागोजी के अंदर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा रही हूँ ये सारे ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आप सीडीपी के 30 मार्क्स का पोर्शन जो कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इंग्लिश वाले को ज़रूर देखना। जब भी आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है, तो हम इंग्लिश वाला अगर देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है, क्योंकि आपने वो डे टू डे लाइफ में देखा हुआ होता है, समझा हुआ होता है, करा हुआ होता है। अब क्लोज टेस्ट अगर यहाँ पर दिया होता है तो आप झट से पकड़ लेते हैं। अगर इंग्लिश में CLOZE लिखा होता क्लोज टेस्ट, तो आपको पता चल जाता हाँ यार ये तो ग्रामर का टॉपिक है, क्लोज टेस्ट आता है फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, तो ये क्लॉज प्रशिक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नहीं है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब इन ऑप्शंस में देखते हैं हम। भाषा कौशल एक कर्म में अर्जित किए जाते हैं। क्या भाषा की जो स्किल है, भाषा सीखने की एक स्किल है, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वे में होती है जो भी बच्चा अर्जित करता है। अर्जित का मतलब होता है एक्वायर करना, कल वाली क्लास में भी ये टर्म आया था, परसों वाली में भी आया था, अर्जित करना। अर्जित मतलब एक्वायर करना। नेक्स्ट है आपका, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा की जो भी स्किल है वो एक दूसरे को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है। कल हमने किया था ना कि भाषा की जो लिपि है वो एक लिपि से ही आप दूसरी भाषा की लिपि में मतलब चेंज कर सकते हो। जैसे हमने दिखाया था कि रोमन लिपि के अंदर आप सारी भाषाएं लिख लेते हो जब भी आप चैटिंग करते हो। तो भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा की जो स्किल्स होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। भाषा कौशल एक ही कर्म में अर्जित नहीं किए जाते हैं। अब ये डी ऑप्शन क्या है, भाषा के कौशल जो हैं एक कर्म में अर्जित नहीं किए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि भाषा के कौशल जो हैं एक कर्म में अर्जित नहीं किए जाते हैं। यही आपका राइट आंसर होगा, एक कर्म में अर्जित नहीं किए जाते हैं। ये किसी तरीके से भी मतलब कौशल सीखता रहता है बच्चा। ठीक है, क्योंकि अर्जित करना है ना। अब अर्जित कोई स्टैंडर्ड वे तो होता नहीं है, एक्वायर करने का तो रैंडम ही होता है, बच्चा कैसे भी सीखता रहता है अपने एनवायरनमेंट से, आसपास से।
अर्जित तो तब कर मतलब लर्निंग तो तब होती है ना उसकी स्टार्ट, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है। अब स्किल अगर वो सीख रहा है अपने आसपास के वातावरण से, तो वो रैंडमली करेगा ना अर्जित। किसी एक विचार को, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एक विचार को औपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल वे में, ठीक है, फॉर्मल तरीके से संप्रेषित करना। फॉर्मल मीन्स जो आपका ऑफिशियल पर्पस में यूज़ किया जाता है। संप्रेषित का मतलब होता है कम्युनिकेशन, कल भी हमने किया था ये वर्ड, संप्रेषण, संप्रेषित मतलब कम्युनिकेट करना। एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो हमारा क्वेश्चन जो है, आप पहले क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन का मतलब है कि किसी ने ना एक स्टेटमेंट दी और एक विचार दिया, उसको कम्युनिकेट किया, आप तक बताया, उसने आप तक पहुंचाया एक फॉर्मल तरीके से। जैसे रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, मतलब फॉर्मल तरीके से इसी तरीके का होगा ना ऑफिशियल पर्पस से। जैसे आप टीचर को बोलोगे तो एक फॉर्मल तरीके से बोलोगे, ऐसे तो नहीं बोलोगे चल ना बैन कर देना, ऐसे मेरा क्या है, तेरा भी तो काम है, ये है वो है, ऐसे तो नहीं बोल सकते हम। टीचर को फॉर्मली बोलेंगे। तो इस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। फिर उसी विचार को वह अनौपचारिक तरीके से, मतलब इनफॉर्मल वे में, कैसे, इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट करता है। मतलब टीचर ने आपको समझाया है कुछ और फिर आप वो अपने दोस्त को बता रहे हो, अपने दोस्त को आप इनफॉर्मल तरीके से बताओगे कि मैम है ना ऐसे ऐसे कह रही थी, फिर है ना मतलब हमें कल इस तरीके से यूनिफॉर्म में ही आना है, तो हम मतलब कोई फालतू की ये हेयर बैंड वगैरह मत पहन के आना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, फिर फाइन लगने वाला है। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेट कर देंगे डायरेक्टली अपने फ्रेंड्स को। तो ये एक भाषिक वक्ता, एक वक्ता है, मतलब जो स्पीकर है, जो बता रहा है, इस स्थिति को क्या कहेंगे, इस कंडीशन को क्या कहोगे आप? समाज भाषा विज्ञान, या फिर कोड बदलना, या फिर कोड मिलाना, या फिर बोलियां। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही स्टार मार्क कर रखा है और आप और भी अच्छे से स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारे ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है कोड बदलना, कोड स्विचिंग। देखो बिल्कुल भी आंसर नहीं लग रहा है, आपको लगेगा कि बोलियां आंसर होगा, क्योंकि बोलियों में ही बताते हैं हम एक दूसरे को, है ना। क्या किया उसने, कोड की स्विचिंग कर दी, कोड बदल दिया, मतलब पहले एक फॉर्मल वे में था, फिर उसने इनफॉर्मल वे में बताया है अपने दोस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि। अब नोम चॉम्स्की के बारे में हमने कल की क्लास में भी बात की थी। नोम चॉम्स्की जो पेडागोजी के अंदर बहुत ज़्यादा इनका क्वेश्चन बनता ही है, हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम के अंदर। ये लेड से रिलेटेड है इनका, लैंग्वेज एक्वायर डिवाइस, एक्वेस्टिक डिवाइस, ठीक है, जिसे हम हिंदी के अंदर क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट इंग्लिश में इसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। ये आपका इंग्लिश में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। लैंग्वेज भाषा, एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, अर्जन करना, और डिवाइस का मतलब होता है यंत्र। तो हिंदी में भी बन गया हमारा, ले दे के, है ना। तो इस तरीके से लेड के बारे में जब भी बात करी जाती है तो नोम चॉम्स्की की बात होती है, और नोम चॉम्स्की के बारे में अब ऑप्शन पढ़ेंगे हम किस बारे में ये बात कर रहे हैं। और नोम चॉम्स्की हमारी यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बात करते हैं। और ये कहते हैं कि जब बच्चा, भाषा की जो एबिलिटी होती है ना, वो उसकी इनेट एबिलिटी होती है, वो जन्म से लेकर पैदा होता है अपनी भाषा अर्जित करने की एबिलिटी को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। क्या बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं? द्रुत गति का मतलब होता है अपने सेल्फ, मतलब किताबी ज्ञान उसे पढ़ा दिया गया और फिर उसको वो ग्रहण कर रहा है अपने आप अध्ययन करके। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा होता है। सभी कल्चर्स में भाषा अधिगम, भाषा को सिखाने का जो प्रतिरूप है वो अधिकांश एक जैसा होता है। ये देखो क्वेश्चन वो बिल्कुल लिपि वाले क्वेश्चन के जैसा है ये। तो यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है कि सभी कल्चर्स में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो कैसे गलत होता है, भाषा का विकास सभी बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। तो
कह रहा है कि जो भाषा का विकास है वो सभी बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। नोम चॉम्स्की ने इसके बारे में बात नहीं की, इन्होंने लेड के बारे में बात की है। भाषा केवल सीखी जाती है, अर्जित नहीं की जाती है। तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो लेड के बारे में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, जिसका एक्विजिशन का मतलब ही अर्जित करना होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम के प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा निम्न में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? क्या कह रहा है कि किसी भी अच्छी पाठ्य पुस्तक का मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक आती है वो अगर बेस्ट बुक है तो उसका मानदंड मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये हम कौन से ऑप्शन से देखेंगे कि भाषा एवं शब्द भंडार है उसके अंदर, ये तो अच्छी बात है। भाषा की विषय वस्तु मतलब इंडेक्स है उसके अंदर, तो ये भी अच्छी बात है। अब भाषा एक शैली में है, एक योजनाबद्ध तरीके से है, ये भी अच्छी बात है कि एक शैली में है, पर्टिकुलर प्लान्ड है। तो नेक्स्ट क्या है? मुद्रण है और जिल्द चढ़ाना, ये तो कोई स्टैंडर्ड वाली बात नहीं है ना, मतलब उसको भाई अच्छे से जिल्द चढ़ा रखी है, उसके ऊपर प्रिंटिंग कर रखी है, ये तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ये कोई इसका मानदंड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, नोम चॉम्स्की के बारे में ही दोबारा क्वेश्चन आ गया। नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। कह रहा है कि जो नोम चॉम्स्की जी कहते हैं कि हम सभी सहजात मतलब बड़े ही आसानी से जन्म लेते हैं, मतलब इनेट एबिलिटी होती है हमारी कि भाषा कैसे कार्य करती हैं। ये संकेत भाषा है या सार्वभौमिक व्याकरण है? अभी मैंने बताया था कि नोम चॉम्स्की किसके बारे में बात करते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बात करते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण। अब देखो कितना डिफ़िकल्ट वर्ड है सार्वभौमिक व्याकरण, आप इससे बेटर यही याद कर लो यूनिवर्सल ग्रामर। पर ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी पेडागोजी के अंदर में भी वो ये ना दें, वैसे तो दे देते हैं बट ये ना दें तो फिर आपको ये तो मिलेगा ही सार्वभौमिक व्याकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करते हैं। अब ये कह रहा है कि जो बहुभाषिक शिक्षा मतलब बहुत सारी लैंग्वेज में जो शिक्षा है दी जा रही है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चे हैं विद्यालय में आने से पहले वो एक अतिरिक्त भाषा में सीखते हैं। किस भाषा से वो शुरुआत करते हैं? ये बच्चे को पता है कि किस भाषा से वो शुरुआत करते हैं, अपनी मातृभाषा से। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है किसी में भी। ये सारी जो लैंग्वेज ऊपर दी गई है ना, ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दी गई है, अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन को बड़ा ही ईजिली टैकल कर लोगे कि बच्चा किस भाषा में सबसे पहले पढ़ना शुरू करता है, अपनी मातृभाषा में, क्योंकि हमारी NEP 2020 इसको सपोर्ट करती हैं। और जो गांधी जी की बेसिक एजुकेशन थी ना, बुनियादी शिक्षा, वो भी आपकी मातृभाषा को ही सपोर्ट करते हैं। तो NEP 2020 ज़्यादा कुछ नया नहीं लेकर आई है, जो बेसिक एजुकेशन में गांधी जी ने बात की थी वही सारी कुछ बातें NEP 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने सारा उसको अच्छे से एक्सप्रेस करके डिजिटल माध्यम से दिखा दिया है। और आप सबको लग रहा है कि NEP 2020 में बहुत वास्ट चेंजेस किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। द्वितीय भाषा मतलब जो आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज है के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। कह रहा है जो सेकेंडरी लैंग्वेज है ना, उसके कल्चर को अच्छे से समझने के लिए उसको आत्मसात किया जाता है। किस तरीके से ज़्यादा बेटर आप सीख सकते हैं सेकेंडरी लैंग्वेज को? मतलब जैसे किसी बच्चे की फर्स्ट प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है तो सेकेंडरी लैंग्वेज उसको क्या सिखाई जाएगी? इंग्लिश सिखाई जाएगी। और जैसे किसी बच्चे की फर्स्ट प्रेफर लैंग्वेज हरियाणवी है तो उसको सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी सिखाई जाएगी। तो इसी तरीके से फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज होती है। तो सेकेंडरी लैंग्वेज सीखने के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति दोहराव जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, वाक्य विन्यास मतलब नॉर्मली जो सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं उनका बार बार प्रैक्टिस कराना, उनको रिपीट करवाना। या फिर सेकंड ऑप्शन, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाना, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग मटेरियल टीचर लेकर आएगा और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा
कोई स्किट वगैरह करवा देगा, बच्चों को नाटक में पार्टिसिपेट कराएगा उस लैंग्वेज के, और उसको अलग अलग डायलॉग बोलने होंगे उसी लैंग्वेज के, मतलब द्वितीय भाषा जो सिखा रहे हैं, तो कुछ भी रोचक हो सकता है। भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण, जो भाषा का अंतरण है वो बहुत ही अर्थपूर्ण शब्दों का यूज़ करके करेगा। अवलोकन की सहायता से, मतलब अवलोकन कराकर और फिर उसको सिखाएगा। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा? इंटरेस्टिंग तो बच्चों को वही लगेगा ना, कुछ रोचक करेगा, कुछ इंटरेस्टिंग करेगा, तभी वो सेकेंडरी लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थी को 6 वाक्यों का एक छोटा सा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती हैं। फिर वह विद्यार्थी को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण की विधि का कौन सा रूप है? ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है जो आपका ऊपर भी आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और कमेंट में भी मुझे आंसर बताना कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या और वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं। अब एक टीचर को पता चलता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं किसी अनुच्छेद को की व्याख्या को सीखते समय वाक्य रचना को समझने में कठिनाई, मतलब उन्हें डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वह उन्हें समृद्ध शब्द भंडार देती हैं, मतलब जो उसमें यूज़ किए गए वर्ड्स हैं ना उनके मीनिंग्स दे देगी अच्छे से, ताकि वो उनको समझ आ जाए। और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर, युक्तियाँ मतलब सजेशन देकर उनका अभ्यास करवाती है, मतलब प्रैक्टिस करवाती है उन वर्ड्स की। कुछ इस तरीके से कुछ समय के बाद उसके विद्यार्थी भाषा सीखने की संबंधी आई कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। फिर उसके जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी प्रॉब्लम आ रही थी उस भाषा को सीखने में, वो प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाती हैं, दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है? तो उस टीचर ने ये किस प्रकार का आकलन किया है ये आपको बताना है। तो उसने क्या किया, बच्चों की प्रॉब्लम को समझा, जाना, फिर उसके बारे में उनको मतलब कुछ वर्ड्स की एक लिस्ट दे दी, और फिर उस लिस्ट को अच्छे से एलोबरेट करके वाक्यों में प्रयोग करके समझा दिया, फिर बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये क्या किया उसने? निदानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, या फिर योगात्मक आकलन, या फिर स्थानात्मक आकलन। स्थानात्मक तो बिल्कुल ही गलत है, आप समझ ही जाएंगे, स्थान से रिलेटेड है। योगानात्मक मतलब योग से रिलेटेड, मतलब आपको कोई एक्सपेरिमेंट कर रखा है, प्रयोग हो सकता है, या फिर योगा से रिलेटेड, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, अब उसने क्रिएटिविटी तो कुछ नहीं दिखाई। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ अलग क्रिएट करके उन्होंने दिया, तो ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने। तो लास्ट ऑप्शन मतलब एलिमिनेशन से भी आप अपना ऑप्शन निकाल सकते हो। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, निदानात्मक। अब निदानात्मक को ना इंग्लिश में डायग्नोस्टिक बोलते हैं, तो डायग्नोस्टिक अगर वर्ड होता तो आप जल्दी कैच कर पाते, और ये आपका इंग्लिश पेडागोजी में भी आता है एज इट इज़, इसी तरीके से पूछा जाता है, बस इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन होता है। तो आपके लिए इसलिए बोल रही हूँ कि लैंग्वेज की जो पेडागोजी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो निदानात्मक मतलब उसने उसकी प्रॉब्लम को, बच्चों की प्रॉब्लम को डायग्नोज किया, निदान किया उसका, ठीक है, और फिर उसको सॉल्यूशन दे रही है वो। अगर प्रॉपर सॉल्यूशन की ही बात करते तो रेमेडियल होता वो, उपचारात्मक जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर रेमेडियल की बात नहीं की गई है। और इसी के साथ हमारी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो वीडियो का एंड हो रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच सके, जिन बच्चों को नीड है, ज़रूरत है, जिनको अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल पाता। ये बहुत ही यूनिक कंटेंट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। अदरवाइज़ कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस बहुत ही हाई होती है, आपको पता ही है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।